हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोगों के साथ एक्सप्लेनेशन लेकर उपस्थित हूँ। देखिए, बहुत ही फेमस लाइंस मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है, जिससे कि W.H. ऑर्डर ने लिखा है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन। एक्सप्लेनेशन, जिसका कि मतलब होता है व्याख्या। आप लोगों ने अपने 10th क्लास में संस्कृत और हिंदी से भी व्याख्या किया होगा। संस्कृत से श्लोक और हिंदी से कविता की कुछ पंक्तियां आप लोगों के लिए कोट की जाती थी, दी जाती थी एक्सप्लेनेशन करने के लिए। अब आप लोगों को यहाँ पर इंग्लिश में देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये लिखा है P1, P2 और P3। ये सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ P1, P2 और P3 मैंने क्या लिखा है। ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आप लोगों के सुविधा के लिए P1, P2 और P3 लिखा है। P1 क्या करना, आपको इसमें इंट्रोडक्टिव पार्ट को रखना, इंट्रोडक्शन को। इन P2 आपको कंटेंट रखना है और P3 में कंक्लूजन रखना है। जैसे कि देखिए, आपको करना क्या है, ये लाइन्स है। आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे आपको एक नहीं बल्कि दो सेक्शन में एक्सप्लेनेशन आएगा, एक पोइट्री का और प्रोज का। ये मैं पोइट्री लेकर चल रहा हूँ, कविता की ये पंक्ति है। जैसा कि मैंने बताया, काफ़ी फेमस लाइन है W.H. ऑर्डर का, जिस कविता का टाइटल है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि किस कविता की पंक्ति है। आप जब अपने सिलेबस को पढ़ते हैं तो पढ़ने के दौरान टीचर आपको इम्पोर्टेंट लाइन्स टिक करवा देते हैं। आप जब पढ़ते हैं खुद ब खुद आपको पता चल जाता है कि कौन सा जो है ना फॉर्मिडेबल लाइन है, फोर्सफुल लाइन है, यानी प्रभावशाली लाइन है। तो आप दिमाग में रखते हैं और कई साल के जो प्रश्न होते हैं क्वेश्चन बैंक से, जब उसको आप देखते हैं तो आपको पता चल जाता है। और मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा इसमें कुछ परेशानी है, लेकिन ये आपको आना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि किस कविता से पंक्ति ली गई है, कहाँ से उद्धृत है। तो देखिए, यदि यहाँ पर एक ही लाइन दे दे आपको, तब तो आप यहाँ लिखिएगा दिस लाइन हैज बीन। लेकिन कई पंक्तियाँ, आप देखिए 4 पंक्ति हैं, तब क्या करेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। लेकिन मान के चलिए एकमात्र यही पंक्ति दे देता, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, और इसी का बोलता का व्याख्या कीजिए, तब लिखते दिस लाइन हैज बीन। यहाँ पे दिस लाइन हैज बीन, लेकिन यहाँ पर कई पंक्तियाँ हैं, 3 पंक्तियों के लिए क्या लिखा है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन या साइटेड। टेकन मतलब लिया गया, या साइटेड दिया गया, उद्धृत किया गया। यहाँ बहुत तरह से लोग लिखते हैं, कोटेड भी लिखेंगे, एक्सट्रैक्टेड लिखेंगे, तो बहुत तरह से आप लिख सकते हैं। फ्रॉम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, कहाँ से, कविता का नाम हो गया, किस कविता से, किस पोएम से, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। देखिए, आप लोग जो गलती करते हैं, कहाँ आप लोगों का मार्क्स कटता है। जब हम लोग बच्चे का कॉपी जांचते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो देखते हैं कि बच्चे ये जो टाइटल लिखते हैं पोएम के, इसको सही से नहीं लिख पाते हैं। देखिए, मैंने यहाँ नाउ N कैपिटल लिखा है, लीव्स L कैपिटल, फॉलिंग F कैपिटल, फास्ट F कैपिटल, और आप क्या करते हैं, इसको स्मॉल लिख देते हैं। आप थोड़ा सा इसको जो है ना हाईलाइट कीजिए, दिखाइए। अब यहाँ पे आपने ये कर दिया, इसको यहाँ पर जो है ना सिंगल या डबल इन्वर्टेड कोमा में घेर भी दिए, पता चल जाएगा। फिर देखिए, यहाँ पे किसने लिखा इस पंक्ति को, W.H. ऑर्डर ने। आपके पास टाइम नहीं है, कम पड़ रहा है, छोटा करना, आंसर बड़ा हो रहा है, लिखिए W.H. ऑर्डर। टाइम है बड़ा करना, इसी को पूरा फुल फॉर्म लिख दीजिए, वेस्टर्न हाफ ऑर्डर। बढ़ जाएगा, बड़ा लगेगा, वेस्टर्न हाफ ऑर्डर। यहाँ देखिए W कैपिटल, H कैपिटल, फिर यहाँ ऑर्डर का A कैपिटल। क्या किया, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स इन इंग्लिश। ही किसके लिए आया, W.H. ऑर्डर के लिए। W.H. ऑर्डर अंग्रेजी के महान कवियों में से एक है।
ही होल्ड्स अ यूनिक प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में ये एक अद्वितीय स्थान रखता है। कौन? W.H. Auden। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज वन ऑफ द रिमार्केबल पोएम्स इन इंग्लिश। और नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो अंग्रेजी में महत्वपूर्ण कविताओं में से एक है और इसमें कोई दो मत नहीं है। एज ए मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है विद्वान व्यक्ति। विद्वान व्यक्ति के रूप में ही हैज अटेम्प्टेड, अटेम्प्ट मतलब प्रयास करना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग, इन्होंने प्रयास किया है, कोशिश किया है। टू प्रेजेंट हिज व्यू, आप लिख सकते हैं टू एक्सप्रेस, टू रिप्रेजेंट हिज व्यू अबाउट, किस चीज के बारे में, जिस चीज के बारे में ये है उस चीज को आप एक लाइन यहाँ लिख दीजिए। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, कह रहे हैं कि पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, पत्ते तेजी से गिर रहे, झड़ रहे हैं। यहाँ देखिए ये तो कविता का जो है ना अपर मीनिंग है, ऊपर मीनिंग है, ऊपर का मीनिंग है कि पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं। जैसे वो प्याज होता है ना, ओनियन, उसके लेयर को आप उजाड़ते जाइए, उजाड़ते जाइए तो क्या होता है, उसी तरह का मिलता है। पोएट्री भी वही है, जैसे जैसे आप उसके लेयर को हटाएंगे तो उससे जो है ना मीनिंग निकलता चला जाएगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना ज़्यादा उस कविता को समझ पाते हैं, कितना ज़्यादा आप अध्ययनशील हैं, कितना ज़्यादा आप उसको जो है ना एनालाइज कर सकते हैं, कितना ज़्यादा आप में विश्लेषण करने की क्षमता है। तो ध्यान देंगे तो एक तरफ ये वृक्ष के पत्ते झड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसका जैसे आप इनर मीनिंग देखेंगे तो कहने का मतलब है कि जिस तेजी के साथ वृक्ष से पत्ते झड़ रहे हैं उसी तेजी से दुनिया में मनुष्य मर रहे हैं। इस तरह से मरना, फिर जो है ना जिंदा होना, जिंदा तो नहीं होते हैं, कह सकते हैं कि वो जैसे सोल है वो अविनाशी है, फिर किसी न किसी जीव के में वो चला जाता है। तो इस तरह से जीने मरने का जो चक्र है, जन्म और मृत्यु का साइक्लिक ऑर्डर है, इसी को हम लोग रीजनरेशन बोलते हैं। उसी चीज़ के बारे में मान के चलिए ये लाइन आप तैयार करके गए एग्जाम में और ये लाइन नहीं आया, यहाँ पे आपको पूछ दिया देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव दैट वुमन डाइड, यानी ये जो मैं बोल रहा हूँ ये पंक्ति है माय ग्रैंड मदर्स हाउस का, कमला दास का, वही पंक्ति दे दिया। तब आप क्या करेंगे? तब करेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन या साइटेड फ्रॉम, यहाँ क्या कर देंगे माय ग्रैंड मदर्स हाउस बाय कमला दास हो जाएगा। एक एक्सप्लेनेशन आप करके जाएंगे, कोई भी पूछता है तो आप आंसर कर पाएंगे। मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ कि एक तैयारी करो और कोई भी पूछता है तो आप ये P1 और P2 में, P1 और P3 में, इसमें और इसमें सेट कर लो। ये आपको लिखना पड़ेगा, आपको खुद से आंसर करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने यहाँ कहा कि माय ग्रैंड मदर्स हाउस के बारे में आपने लिखा, माय ग्रैंड मदर्स हाउस का लाइन आ जाए, यहाँ कमला दास लिख दिया तो ऑब्वियसली है कि कमला दास जो है ना फीमेल राइटर है, तो आपको ही के जगह शी करना होगा। यहाँ पर भी आपको जो है ध्यान देना होगा, यहाँ भी जो है ना शी, यहाँ आपको शी करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ पर मान के चलिए ही का प्रयोग हुआ है वहाँ पे कमला दास के लिए या फीमेल राइटर के लिए शी लाना होगा। मान के चलिए आपको लाइन पूछ दिया वाल्टर डी ला मेयर के कविता एपिटाफ से, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, उनका नाम लिखेंगे। तो ये आप टेक्निक सीखिए, आप जानने का प्रयास कीजिए कि कैसे मैं एक्सप्लेनेशन कर पाऊंगा। अब देखिए इन द गिवन लाइन्स, यानी जो लाइन दिया गया है, अब ये जो 4 पंक्ति है इसका अर्थ इसमें आपको करना, ये आपको खुद से करने के लिए सीखना होगा, आपको टीचर से मदद लेना होगा। यू हैव टू एक्सप्लेन हियर, आपको खुद का आंसर देना है, इसके बारे में आप क्या समझते हैं, क्या ये पंक्ति कह रहा है, ये लाइंस किस चीज़ के बारे में। ये आपको P2 में, यही P2 जो है कंटेंट, इसका जो विषय वस्तु है इसके विषय में। P1 में आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, आप जानते हैं कि कविता नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से उद्धृत है और इसके जो कवि है, लेखक है, वो कौन है, W.H. Auden है। आप जान रहे इस चीज़ को, पोएट को आप जान रहे। अब इसमें कंटेंट और लास्ट में P3 कंक्लूजन। आपको ये लाइन कैसा लगा, कैसी पंक्तियां हैं, डिफ़िकल्ट है, इजी है। जनरली बच्चे जो है ना प्रेज ही करते हैं, लेकिन आपको होना चाहिए क्षमता कि आप लिख सकें, सच्चाई लिख सकें। जैसे देखिए यहाँ पे 10 मतलब इस प्रकार P3 में कंक्लूड कर रहा हूँ, या किसी में भी आपका सेट हो जाएगा, किसी भी पोएम का आप एक्सप्लेनेशन करते हो जाएगा।
आपको दिक्कत नहीं होगी। 10 इस प्रकार द लाइन्स आर ब्यूटीफुल पीस ऑफ पोइट्री। ये जो पंक्तियां हैं ना, कविता की खूबसूरत पंक्तियों में से एक है, इसमें कोई दो मत नहीं। आप पढ़िए इसको, देखिए कितना सुंदर इसमें म्यूजिक है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, नर्सेस टू द ग्रेप्स आर गॉन एंड द प्रेम्स गो राउलिंग ऑन। तो म्यूजिक वाले कैसे करते हैं, 1 2 3 1 2 3, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये बहुत ही बेहतर पोएम है, बहुत ही म्यूजिकल पोएम है, शानदार पोएम है। फिर देखिए द वर्ड्स आर सिंपल एंड लूसिड, और इसके जो शब्द हैं वो बहुत ही सिंपल है। सिंपल मतलब साधारण है, लूसिड स्पष्ट। आप देखिए कई डिफिकल्ट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। प्रेम्स बच्चों को चलाने वाली गाड़ी, राउलिंग घूमना, वो घूमते जाता है जैसे रोड रोलर घूमता है। राउलिंग नर्सरी जहाँ से पौधे निकलते हैं, उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल आसान है। ग्रेप्स कब्र, क्या होता है ना, मनुष्य मरने के बाद कब्र में चला जाता है। पत्ते जो गिरते हैं ना, वो मिट्टी पलित हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। जैसे पत्ते मिट्टी में मिल जाते हैं, उसी तरह से मनुष्य की भी वही स्थिति है। मनुष्य को भी एक दिन न एक दिन मिट्टी पलित ही होना होता है। द पोएट हैज रिटन इन अ फाइन राइम, कवि ने बहुत ही सुंदर राइम में लिखा है। राइम क्या होता है, तुक होता है। तुक किसको बोलते हैं, यहाँ देखिए फास्ट लास्ट, यही तुकबंदी किया हुआ है। यहाँ ट, यहाँ भी ट, फास्ट लास्ट, गोन ऑन, यहाँ देखिए इसी को तुक बोलते हैं, बहुत ही बेहतर टेक्निक के साथ, ठीक ना। तुकबंदी, तुलसीदास का श्री रामचरितमानस का कोई लाइन आप ले लीजिए, उसमें मिल जाएगा आपको तुकबंदी किया हुआ। आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसमें देखिए लास्ट में मिलता है। जैसे मैं पंक्ति बोल दूँ, सोई जानत जे ही देहु जनाई, जानत तुम मही हुई जाई, यहाँ जाई वहाँ जनाई। ये आया गुरु बर शयन किए जब जाई, लगे चरण चौपन दो भाई, जाई और भाई। जैसे कोई भी पंक्ति लेंगे और वो क्या करता है ना, कविता के ब्यूटी को बढ़ाता है। पाठक को, जो रीडर होता है ना, उसको आकृष्ट करता है, उनको पढ़ने में मज़ा आता है, आनंद आता है। फिर देखिए द स्टाइल इज प्रेज वर्दी, स्टाइल कवि का जो है प्रशंसनीय है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और यदि आपको स्टाइल बेहतर नहीं लगता है तो आप बतौर यहाँ लिख दीजिए द स्टाइल इज नॉट सो गुड। फिर देखिए द लाइन्स आर, यहाँ पर नोटेड होगा, द लाइन्स आर नोटेड फॉर फाइन टेक्निक। जैसा कि मैंने कहा, W.H. ऑडेन के बारे में कहा ही जाता है कि वो वॉज अ ग्रेट टेक्नीशियन, बहुत बड़े टेक्नीशियन थे, बहुत बेहतर ढंग से कविता लिखते। तो अलेक्जेंडर पोप के तरह जो कविता को, लाइन्स को सुंदर ढंग से फिक्स कर देते थे। तो टेक्निक, द पोएट्स कंट्रीब्यूशन टू पोएटिक डिक्शन इज मेमोरेबल। और कविता के क्षेत्र में, पोइट्री के क्षेत्र में कवि का जो कंट्रीब्यूशन है और जो इनका योगदान है, वो जो है ना काफ़ी शानदार है। और डिक्शन होता है चॉइस ऑफ वर्ड्स, कि जिस चीज़ के बारे में आप लिख रहे हैं वो जो है ना वर्ड्स आपका उसी टाइप का होना चाहिए। ये मेमोरेबल है, स्मरणीय है, चिर स्मरणीय है। द पोएट हैज इवॉल्व अ टू पोएटिक स्टाइल, इवॉल्व मतलब विकास करना। द पोएट हैज इवॉल्व्ड, यहाँ फिर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कवि ने विकसित किया है, विकास किया है। और टू पोएटिक स्टाइल, एक जो है ना सच में सच बेहतरीन पोएटिक स्टाइल, किसके लिए, फॉर द सक्सीडिंग जनरेशन ऑफ द पोएट, और आने वाले जो कवि हैं, अगली पीढ़ी